चलो वापस आते हैं और सभी लोग को आ जाने देते हैं पहले। चलो सभी लोग अपने आप को म्यूट मोड में रखेंगे और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 3 से यहाँ पर बोला जा रहा है करंट रेशियो कैलकुलेट करने। ठीक है, तो ये भी तुम लोग घर पे करना, मैं जस्ट एक बार बता दे रहा हूँ। करंट रेशियो के लिए अपने को क्या चाहिए? करंट रेशियो के लिए अपने को चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट करंट रेशियो, यानी कि क्या चाहिए अपने को? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होता है। बताओ इसमें से करंट एसेट कौन सा है? इसमें से करंट एसेट है डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारा क्या है? करंट एसेट। कैश इन हैंड, ये भी करंट एसेट है, और करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी करंट एसेट है। अच्छा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के अंदर ना लूज टूल्स भी आता है, तो ये भी करंट एसेट है। तो इतना हो गया करंट एसेट्स। हाँ, ये हो गया सारा करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी क्या है बोलो? करंट लायबिलिटी को दूसरे कलर से दिखा देते हैं। करंट लायबिलिटी है कौन सा? बिल पेबल है करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर है करंट लायबिलिटी, डिबेंचर नहीं आएगा। एक्सपेंसेस पेबल मतलब शॉर्ट टर्म मानो। और शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये कम समय के लिए लोन लिए हैं और इसका पेमेंट मेरे को अगले 12 महीने के अंदर या फिर अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चला के बोला है शॉर्ट टर्म, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 12 महीने के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करना है। तो अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा? ये करंट लायबिलिटी हो जाएगा। तो ब्लू कलर से जो मार्क किए हैं वो करंट लायबिलिटी है, और मरून कलर से, ब्राउन कलर से जो मार्क किए हैं वो क्या है? करंट एसेट्स है। तो बस तुम लोग इस हिसाब से करंट रेशियो घर पे निकाल लेना, कुछ भी ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत नॉइस आ रहा है किसी का, सब लोग अपने आप को म्यूट सब मोड में रखेंगे। लूज टूल्स का अमाउंट लेस करना पड़ेगा ना इन्वेंट्री से। नहीं नहीं, वो तो इंक्लूडेड है ऑलरेडी। और लूज टूल्स भी जो होता है ना वो इन्वेंट्री का पार्ट होता है। तो लूज टूल्स जैसे होता है ना, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल आता है, फिनिश गुड्स आता है, और लूज टूल्स भी आता है। तो लूज टूल्स इसमें इंक्लूडेड है। वो जानबूझ के ऐसे देते हैं ना जिससे कि स्टूडेंट को लगे कि उसको हटाना, माइनस से माइनस नहीं करना। क्यों माइनस करेंगे? हम लोग करंट रेशियो निकाल रहे हैं। करंट रेशियो में तो हम लोग इन्वेंट्री लेते ही है, और जब इन्वेंट्री लेते हैं, स्टॉक लेते हैं, तो उसके अंदर सारा चीज का स्टॉक लेते हैं। ठीक है, तो सब करंट एसेट्स में जो लिखा हुआ है बुक में, वहाँ पे एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ है इन्वेंट्री पे। देखो क्या होता है ना कि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग एजम्पशन लेते हैं, ऑथर भी अलग अलग एजम्पशन लेते हैं। तो उसमें अगर बुक में लिखा है तो फिर तुम लोग वही फॉलो करो। ठीक है, लूज टूल्स को हम लोग हटा के ही कैलकुलेट करो, पर ऐसा कोई ये नहीं है। अब ये लोग किस हिसाब से लिखते हैं तुमको बता दे रहे हैं, चलो ये भी जान लो। इन्वेंट्री में लूज टूल्स किस लिए लिखते हैं? एक इसको लेके भी होता है, इसको एक्सक्लूड करके भी होता है। पर वो लोग अगर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसका लॉजिक समझा दे रहे हैं क्यों लेते हैं। ठीक है, या क्यों हटाते हैं। इसलिए हटाते हैं क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। नॉर्मली जो स्टॉक होता है वो क्या होता है ना कि मतलब वो बिकता है मार्केट में, रियलाइजेबल एसेट होता है। लेकिन लूज टूल्स जो होता है वो रियलाइजेबल एसेट नहीं होता, क्योंकि लूज टूल्स हम लोग अपने काम करने के पर्पज से लगाते हैं। टूल्स जो अपने बिजनेस में रखते हैं वो अपने काम, जैसे हो गया ना हथौड़ा, छेनी और ये सब जो भी होता है, स्क्रू ड्राइवर हो गया, और जो भी मतलब इक्विपमेंट्स होता है, तुम लोग को पता है ये फैक्ट्री में अलग अलग मशीन पे अलग अलग तरह के बहुत तरह के टूल्स लगते हैं। तो ये जो टूल्स होते हैं बिजनेस में, ये हमारे इन्वेंट्री का तो पार्ट है, स्टॉक का तो पार्ट है, पर ये स्टॉक बेचने के लिए नहीं है। जैसे फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है या जो अदर स्टॉक होता है, ये क्या होता है? ये बेचने के लिए रखा होता है, तो इससे बाद में पैसे मिलते हैं, रियलाइज होते हैं। समझ में आ रहा है? पर लूज टूल्स को बेचा नहीं जाता। लूज टूल्स तो काम करने के लिए है, वो बेचने के लिए नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए लूज टूल्स को हम लोग कई बार करंट रेशियो में कैलकुलेट नहीं करते, एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं? क्योंकि करंट रेशियो का पर्पज है कैलकुलेट करने का बिजनेस का क्या देखना? लिक्विडिटी पोजीशन देखना। बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन चेक करने के लिए तो करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जब बिजनेस का लिक्विडिटी पोजीशन देख रहे हैं, तो लिक्विडिटी पोजीशन देखने के लिए करंट रेशियो निकालेंगे, यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो लिक्विडिटी पोजीशन के लिए जो करंट एसेट देखेंगे ना, वो करंट एसेट देखेंगे जिससे कुछ रियलाइज हो सके। जो करंट एसेट से रियलाइजेबल करंट एसेट होगा, यानी कि जिस करंट एसेट से कुछ अमाउंट रियलाइज कर सकते हैं, वो करंट एसेट को देखेंगे। जैसे कि डेटर, डेटर से पैसा रियलाइज हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। बिल रिसीवेबल, इससे भी हो सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस से एसेट्स रियलाइज तो नहीं हो सकता, पर कहीं ना कहीं एडवांस दिए हैं तो वो भी मेरा करंट एसेट है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ इससे पैसा रियलाइज हो सकता है बेच के। और कैश और बैंक तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है। इन्वेंट्री में भी जो अपना स्टॉक रहता है, गुड्स रहता है, फिनिश गुड्स वगैरह, उससे भी पैसा रियलाइज हो सकता है। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी ऐसा बिजनेस में assumption लिया जाता है कि क्योंकि
करंट रेशियो लिक्विडिटी मेजर करने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए करंट रेशियो में हम लोग सिर्फ उसी करंट एसेट को लेंगे जो रियलाइजेबल नेचर का है। ठीक है? ये बहुत सारे बिजनेस इस कॉमन असम्पशन के बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। पर ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो बोलते नहीं, रियलाइजेबल हो या नहीं हो, आखिर वो इन्वेंट्री का तो पार्ट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इन्वेंट्री में तो आ रहा है ना, और उसके पीछे मेरे पैसे तो लगे हैं ना, भले ही वो मेरा रियलाइजेशन में काम आएगा नहीं। अब क्योंकि ये पैसा मेरा जो लूज टूल्स में लग गया वो रियलाइज नहीं होगा, वो लायबिलिटी पे ऑफ करने के काम में नहीं आएगा। जैसे देखो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि हम लायबिलिटी को पे कर सके। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का प्रोपोर्शन है। तो करंट रेशियो अगर 2 है, इसका मतलब करंट एसेट मेरा करंट लायबिलिटी का 2 गुना ज्यादा है, यानी कि लायबिलिटी को आराम से पे कर सकते हैं। तो करंट रेशियो का पर्पस होता है लिक्विडिटी चेक करना, ये चेक करना कि लायबिलिटी को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब टूल्स में जो पैसा लग गया वो तो निकलेगा नहीं दोबारा, उसको तो बेचेंगे नहीं, रियलाइज करेंगे नहीं, तो लायबिलिटी पे करने के काम में टूल्स तो आएगा नहीं, क्योंकि उससे पैसा कुछ रियलाइज होता नहीं है। तो इसलिए टूल्स को एक्सक्लूड कर दो। लेकिन ऐसा बहुत लोग नहीं भी करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंस भी जो हम लोग कर दिए, वो भी तो रियलाइज नहीं होगा, उससे भी तो पैसा वापस नहीं आएगा निकल के, प्रीपेड एक्सपेंस से लायबिलिटी को पे नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो उसको भी फिर नहीं लेना चाहिए हम लोग को करंट रेशियो में। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग लेते हैं। और इन्वेंट्री के अंदर सिर्फ लूज टूल्स ही नहीं आता, इन्वेंट्री के अंदर कभी कभी स्पेयर पार्ट्स भी आता है, कभी कभी तुम्हारा कंज्यूमेबल आइटम जैसे होता है ना, जैसे स्टोर्स स्टोर्स वगैरह तुम लोग सुने होगे, जैसे ग्रीस ऑयल या मोबिल, ये सब जो होता है ना, जिससे ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जो मशीन को स्मूथली चलाने के लिए लगता है, ये सब भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है। अब उसमें भी जो पैसा लग गया वो भी तो रियलाइज नहीं होगा, लेकिन उसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो ये बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा बहुत ये सब ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो थोड़ा बहुत ये सर्टेन चीज लिटिल वेरिएशन हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। पर हम ये एडवाइस करेंगे कि अगर बुक में जो दिया है वही लो, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले भी वही बोल रहे थे कि डेफिनेशन के हिसाब से या कोई भी चीज के हिसाब से ना अपने को बुक फॉलो करना है, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनर के पास जो आंसर शीट रहेगा ना वो भी किसी ना किसी बुक के पैटर्न में ही रहेगा, और वो लोग उसी हिसाब से मार्क्स दे देंगे। तो अगर तुम लोग के बुक में अगर है, मुझे पता नहीं क्योंकि मेरे पास बुक जनरली है नहीं, मेरे पास मतलब है बुक, हम बुक देख के तो नहीं पढ़ाते। ठीक है? तो बुक मेरे पास है, पुराना कुछ बुक है, मुझे पता भी नहीं 1-2 साल पुराना होगा, शेड्यूल 3 का उसमें है, पर मैं उतना देखा नहीं है, ये पर्टिकुलर चीज़ मैंने चेक नहीं किया। ठीक है? पर तुमने अगर देखा है, चेक किया है तो अच्छी बात है, तुम लोग अपने बुक को फॉलो करो। ठीक है? जो भी है बुक को फॉलो करो। तो समझ में आ गया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या है? चलो, पर्पस याद रखना कि क्यों हम लोग लूज़ टूल्स को नहीं लेते हैं, या अगर बाय चांस ऑब्जेक्टिव में आ जाए, हालाँकि आएगा नहीं ऐसा, पर जस्ट बता दिए, ठीक है? चलो, फिर आता है हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन, इसमें एक बैलेंस शीट प्रॉपर्ली बना के दे दिया है, और बना के देने के बाद लास्ट में क्या बोला है? देखो, कुछ बोला ही नहीं है इसमें तो। लेकिन क्योंकि ये अपना करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका भी जो कैलकुलेशन है वो करंट रेशियो का ही करना है। ठीक है? तो प्रॉब्लम नंबर 4 में भी अपने को करंट रेशियो ही कैलकुलेट करना है, हालांकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, पर करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, मे बी शायद मिस हो गया होगा प्रिंटिंग के टाइम पे। तो यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट पूरा बना के दे दिया बढ़िया से। अब तुमको लगता है कि जब बढ़िया से बना के दे दिया तो इसमें कुछ करने का जरूरत है? ये तो एकदम बेस्ट हो गया ना, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। देखो, करंट लायबिलिटी कितना है? 20,000, 60,000। ठीक है? आगे देखो, करंट एसेट कितना है? नीचे भी एक है ना, करंट एसेट यहाँ पर अपने को दिख रहा है 72,000, किस चीज का? इन्वेंट्री का, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, और यहाँ नीचे में दिख रहा है कैश एंड बैंक। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंक्लूड्स स्पेयर पार्ट्स 10,000। तो मे भी जैसा कि नूजा भी बता रही है कि वो लोग लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं किए हैं, तो हो सकता है, देयर इज अ हाई चांस, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को एक बार ये चेक करके बुक से थोड़ा सा बता दूंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, ठीक है? क्योंकि देखो, कंपनीज एक्ट का जो है ना, मतलब जो नया वाला फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, इसमें ना बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी ये लोग ले गए आए हैं, बहुत सारा चीज को वो लोग टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, अमेंडमेंट वो लोग करते रहते हैं, और सर अच्छा हमें बेटर इतना शो अमेंडमेंट कर रहा करते है, हैं। आप चेक कर लो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए क्या है ना कि बहुत सारा चीज़ चेंज होता रहता है। अब मैं क्या हूँ, एज़ अ टीचर मैं हर साल बुक तो चेंज नहीं करता हूँ या खरीदता नहीं हूँ हर साल बुक, ठीक है? तो इसलिए क्या, जिस चीज़ के बारे में मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, या तो मैं उसको पेंडिंग कर दूँगा या होल्ड कर दूँगा, और मैं देख के बताऊँगा। और अगर तुम में से किसी ने देख रखा है, जैसे कि नूज़ा ये चीज़ सॉल्व की है, ये चैप्टर उसके स्कूल में शायद हो गया होगा, वो पढ़ी है, उसको आइडिया है, वो देखी है बुक में। तो अगर तुम में से किसी ने देख रखा है तो मेरे को बोल देना, सो दैट कि मैं मेरे नॉलेज में वो चीज़ आ जाए, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर भी, क्योंकि देखो लॉजिकली अगर देखा जाए वो लोग लूज टूल्स को नहीं ले रहे हैं, तो उस लॉजिक के हिसाब से स्पेयर पार्ट्स भी नहीं लेना चाहिए। तुम समझे? तो तुम लोग को याद नहीं करना है, रटना नहीं है,
कि लूज टूल्स नहीं आएगा, स्पेयर पार्ट्स नहीं आएगा, याद तो अपने आप ही हो जाता है सम से बनाते बनाते, पर लॉजिक समझना है कि क्यों लूज टूल्स नहीं आता, क्यों स्पेयर पार्ट्स नहीं आता। क्योंकि डेफिनेटली हम लोग अपने बिजनेस में ना स्पेयर पार्ट्स भी रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ना, हम लोग अपने कार में एक्स्ट्रा टायर लेके चलते हैं या कुछ ऐसा। इसी तरीके से जब पानी का जहाज जाता है, जब शिप जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब जाता है, तो वो अपने वॉयज के दौरान क्या करता है ना, वो एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स लेके चलता है, क्योंकि बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो वहां पर तुम समझ रहे हो, कोई बनाने वाला कोई गैरेज वगैरह कुछ नहीं है समंदर के बीच में, तो उसमें इंजीनियर्स होते हैं और बहुत सारे कुछ जो छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो सारा चीज वो लोग लेके चलते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स अगर फैक्ट्री में रखा है या कुछ लूज टूल्स रखा है, तो ये सब का रिलायजेबल वैल्यू नहीं होता। तो सेम लॉजिक के हिसाब से जैसा कि हमने लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं किया, सेम लॉजिक के हिसाब से ये भी फिर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक है, प्रैक्टिकली मैंने बता दिया। और क्योंकि मैंने देखा नहीं था ये चीज, तो मेरे नॉलेज में नहीं था, पर थैंक्स टू नूजा, उसने हाईलाइट करके बता दिया हम लोग को। चलो तो यहाँ पर आगे आते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 5। और देखो इसलिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपनीज एक्ट में जो नया नया सर्कुलर आता रहता है, अमेंडमेंट आता रहता है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब नया एडिशन बुक का निकलता है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज को चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। मतलब हर एडिशन के साथ अगर उस बीच में कोई नया सर्कुलर निकला हो, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को बताया था प्रोपोज डिविडेंड के बारे में, तो प्रोपोज डिविडेंड भी पहले कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता था, अलग अभी कुछ अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके से कंपनीज एक्ट में ना बहुत सारा अभी रिफाइनिंग चल रहा है, रिफाइनिंग मतलब इंप्रूवमेंट चल रहा है, बहुत सारा नया नया चीज वो लोग चेंज कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, नया नया सर्कुलर वगैरह लेके आ रहे हैं, जो कि अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। जितना भी अमेंडमेंट आ रहा है कंपनीज एक्ट में, वो बेटर अमेंडमेंट है। मतलब पहले जो छोटा मोटा सा चीज था, जो उतना लॉजिकल नहीं था, उतना प्रॉपर नहीं था, अब नए वाले कंपनीज एक्ट में वो सबको ठीक किया जा रहा है और प्रॉपर किया जा रहा है, मतलब बेटर किया जा रहा है, समझे। तो अच्छा है, हम लोग नए कंपनीज एक्ट के जमाने में चल रहे हैं। पुराना वाला जो 56 का कंपनीज एक्ट था ना, वो एकदम अजीब टाइप का था, बहुत सारा चीज उसमें कोई सर पैर नहीं था, लॉजिक नहीं था। ठीक है, चलो आते अपने इसमें। 5 नंबर जो है, इसमें क्या बोला गया है, करंट एसेट दे दिया है और इन्वेंट्री दे दिया है और वर्किंग कैपिटल दे दिया है, और बोला है करंट रेशियो निकालने। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, ये अलग से ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 2 नंबर का पूछ सकता है। इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग ना एक बार देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसी में देख लेते हैं जहां हम लोग अभी तक देख रहे थे। कहाँ लिख रहे थे हम लोग, इधर लिख रहे थे क्या, इसमें लिख रहे थे। एक मिनट, सिस्टम हैंग कर रहा है, एक मिनट रुकना, सिस्टम हैंग हो गया। इसी में लिख रहे थे क्या, नहीं इसमें नहीं लिख रहे थे, इसके बाद वाले में लिख रहे होंगे। हाँ यहाँ लिख रहे थे। तो एक चीज और तुम लोग ध्यान देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, अगर नॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से समझोगे ना, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो हमारे डे टू डे बिजनेस में या डे टू डे ऑपरेशन में काम आ रहा है। समझ में आया, तो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में जो कैपिटल यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। मैथमेटिकली अगर देखा जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है करेंट एसेट्स, ठीक है, माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अगर ये हम लोग करते हैं तो आ जाता है वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला है, याद रखना, वैसे भी याद हो जाएगा तुम लोग को, प्रॉब्लम में करते करते ध्यान रखना। और वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है, वर्किंग कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस विच इज यूज्ड फॉर द डे टू डे रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस और डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, इसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाए, तो यहाँ पर मेरे को वर्किंग कैपिटल बता दिया, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस बता दिया, और यहाँ पर इन्वेंट्री बता दिया, और करंट एसेट्स भी बता दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, करंट रेशियो निकालेंगे। जल्दी से तुम लोग में से ट्राई करो, देखिए कौन निकालता है, चलो ट्राई करो। हम यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर देते हैं और यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो प्रॉब्लम नंबर 1, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये क्या होता है, वर्किंग
कैपिटल, यही होता है ना फॉर्मूला। अब हमारे पास करंट एसेट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देखो तो क्वेश्चन में कितना है करंट एसेट। करंट एसेट है 5 लाख और वर्किंग कैपिटल कितना है 3 लाख, ठीक है। तो ये है 5 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, ये है 3 लाख। तो आराम से हमारे पास आ जाएगा ना करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, 2 लाख। 5 लाख में से 3 लाख माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा ये 2 लाख। तो अपने पास आ गया करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे पास ऑलरेडी है तो करंट रेशियो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम लोग को करंट रेशियो निकालना हो तो करंट रेशियो कैसे निकलेगा, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट हमारे पास कितना है 5 लैक्स और करंट लायबिलिटी अभी हम लोग निकाले कितना 2 लैक्स। तो ये कितना आता है 2.5। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अलग अलग तरह के पैटर्न में क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही कुछ दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल दे दिया है 7,20,000, यानी कि वही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस दे दिया, ठीक है। क्रेडिटर जो है ये दे दिया 40,000 का और अदर करंट लायबिलिटीज जो है वो दे दिया 2 लाख का। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर के अलावा, यानी कि ये अदर करंट लायबिलिटी जो है ना इसमें क्रेडिटर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो क्रेडिटर के अलावा जो बाकी करंट लायबिलिटी है वो कितना है 2 लाख रुपया। तो इसके हिसाब से अगर हम पूछे कि टोटल करंट लायबिलिटी कितना है तो बोलो कितना होगा टोटल करंट लायबिलिटी। टोटल करंट लायबिलिटी कितना होगा बोलो, 2 लाख कितना होगा, 2,40,000 होगा ना। ये ये जो है अपना 40,000 क्रेडिटर और इसके अलावा अदर 2 लाख का। तो टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो गया 2,40,000। और वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसके हेल्प से तुम लोग करंट एसेट निकाल सकते हो जैसे अभी हम लोग किए। और फिर उस करंट एसेट के हेल्प से करंट रेशियो निकाल लो। चलो फटाफट कॉपी में करो और मेरे को आंसर बताओ, देखिए कौन पहले बताता है। जल्दी से इसका आंसर बताना। करंट एसेट कितना आ रहा है वो बताना और करंट रेशियो कितना आ रहा है वो बताना, जल्दी जल्दी। सभी लोग करेंगे, ठीक है। अपने अपने कॉपी में घर पे बैठे हो, सिर्फ वेट मत करना कि हम बताएंगे। ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, साथ साथ में कर लो, अदरवाइज एक बार पेंडिंग रहता है फिर घर में पेंडिंग ही रह जाता है। तो बेटर है कि साथ साथ में कर लोगे तो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्राई करो जल्द, जिसका हो जाएगा प्लीज मेरे को अनम्यूट करके आंसर बताना। प्रॉब्लम नंबर 6 का कितना आंसर आया, करंट एसेट कितना है और करंट रेशियो कितना है। सर करंट एसेट है 9,60,000 और करंट रेशियो है 4। करंट रेशियो जो है वो है 4 और 9 लाख कितना बोली फिजा, 9,60,000। करंट एसेट 9,60,000 और करंट रेशियो इक्वल टू 4। सब लोग देखना ये आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। टोटल करंट लायबिलिटी तुम लोग को ले लेना है 2,40,000। इसके बाद जैसे अभी हमने इक्वेट करके किया था यहाँ पर, है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। सेम इक्वेशन लिखना, इसमें करंट लायबिलिटी की जगह में लिख देना 2,40,000। वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है 7 लाख आई थिंक 20,000। और बैलेंस कर इसी को फिर क्रॉस मल्टी मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसको सॉल्व करके तुम्हारे पास आ जाएगा क्या करंट एसेट, ठीक है। देख लेना ये चीज। तो करंट एसेट आना चाहिए 9,60,000, ठीक है। हाँ सर सेम आया। चलो ठीक है, ये आंसर सबका आ जाना चाहिए। जिसका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया आप लोग नोट डाउन कर लो और इसको ट्राई करो। बहुत ही सिंपल है, 2 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जिसका बन गया वो नंबर सर 7 ट्राई करे। हाँ अनुजा बोलो। करंट रेशियो जब बोला है तो 4:1 लिखेंगे ना। हाँ 4:1 लिखो या 4 लिखोगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। 4 कैन ऑल्सो बी रिटन। सर मेरा भी डेटा बैलेंस खत्म हो गया था। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक दफा दोबारा बता सकते हैं क्या बोला आपने? ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 हाँ है ना ये मैंने सॉल्व करने के लिए दिया, प्रॉब्लम नंबर 6। और इसका आंसर अभी मैंने बगल में लिखा है, करंट एसेट आएगा
9,60,000 का, और करंट रेशियो जो है वो आएगा 4। इसको नोट डाउन कर लो, घर पे आराम से बना लेना, ठीक है। और अभी करो प्रॉब्लम नंबर 7। नंबर 7 ट्राई करो अफान। सभी लोग जिनका 6 हो गया है वो नंबर 7 ट्राई करें। नंबर 7 में क्या है, टोटल एसेट्स दे दिया 22,50,000 और नॉन करंट एसेट इसमें से कितना है, 16,50,000। हम लोग को पता है टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, है ना। अब टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट, एकदम सिंपल। और करंट एसेट तुम्हारे पास आ गया माइनस करके, और वर्किंग कैपिटल तुम्हारे पास है, इक्वेट करके निकाल लो, करंट लायबिलिटी इक्वेट करके निकल जाएगा, और फिर फॉर्मूला में पुट करके करंट रेशियो निकाल दो। समझ में आया? आई थिंक मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी मेरी आवाज सबको आ रही है? प्लीज मेरे को बताना, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। चलो, ये मैं स्क्रीन तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम नंबर 7 बनाओ, आंसर जिसका हो जाए प्लीज मेरे को बताना, ठीक है। 5 नंबर मैंने करवा दिया अफान, अभी दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए तुम्हें। 5 नहीं, सॉरी, ये प्रॉब्लम नंबर 1 लिख दिया मैंने, ये प्रॉब्लम 1 नहीं है, ये 5 है, मैंने गलती से 1 लिख दिया, ये प्रॉब्लम नंबर 5 है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने अभी करा दिया, दिस इज द आंसर। प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने समझा दिया था, इसी तरीके से इसी पैटर्न में बनेगा जिसका आंसर दिया हुआ है। और 7 अभी सभी को बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। सभी लोग 7 बनाए, जिसका बन जाए। 1.3:1 है। क्या? तो 7 का 1.3:1 है क्या? मुझे नहीं पता आंसर, तुम लोग बना रहे हो, मुझे क्या पता। तुम सर लोग, मेरा 4 आया करंट रेशियो। अच्छा देखते हैं बाकी सबका क्या आता है। एक बार मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। करंट रेशियो कितना आया 7 का, 4। फिजा बोल रही है, फिजा का आया 4। चलो बाकी लोग का देखते हैं क्या आता है। करंट रेशियो फिजा का आया सब 4। 4। 4 नूजा भी वेरीफाई कर रही है, 4 आया। बाकी लोग भी चेक करो, फिजा और नूजा का आ गया है, तो आई होप 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। और जिसका 4 नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लो प्लीज, कैलकुलेशन एरर भी हो सकता है, ठीक है। सभी लोग चेक करो, ये मैंने बता दिया कैसे बनता है, ठीक है ना। मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इस तरह का छोटा मोटा तो वो लोग घुमा के देंगे। एकदम तुम लोग ऐसा मत सोचो कि सीधा करंट एसेट दे देगा, करंट लायबिलिटी दे देगा और बच्चा का तरह 5 क्लास की तरह हम लोग को पुट करना और आंसर निकालना है। थोड़ा बहुत वो लोग घुमाएंगे, और 2 मार्क में इस तरह का क्वेश्चन दे सकते हैं, 2 या 3 मार्क में। तुम लोग का 3 मार्क का भी आता है, 2 मार्क का भी आता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का बना के दे सकते हैं। जिसका हो गया वो क्या कर सकते हैं, ये ट्राई कर सकते हैं नंबर 8। A company had current asset of rupees 3 lakhs and current liabilities of rupees 1,40,000। करंट एसेट दे दिया 3 लाख, करंट लाइबिलिटी दे दिया 1,40,000। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट। इसके बाद इसने 20,000 का गुड्स खरीदा क्रेडिट में। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर परचेज, परचेज होने के बाद का करंट रेशियो क्या होगा वो बताना है। एंड दिस इज लिटिल लॉजिकल एंड टेक्निकल बट नॉट वेरी टफ। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन भी 2 या 3 मार्क में वो लोग पूछते रहते हैं। पास्ट ईयर पेपर में देखोगे तो मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पास्ट ईयर पेपर का ही मैंने अपने प्रॉब्लम सीट में भी डाला है, ठीक है। अच्छा, प्लीज मेरे को एक बार बताना आगे बढ़ने के पहले, जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास अटेंड कर रहे हो और मेरे को सुन रहे हो, कि तुम लोग को समझ में आ रहा ना जो भी मैं प्रॉब्लम बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तुम लोग सभी को क्लियर है ना। जैसे ये सब प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पर करने के लिए दिया, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ हाथ से बना के। ऐसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, हर एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ अपने हाथ से, तुम लोग को दिखा दिखा के एक एक चीज में वर्कआउट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये बहुत ज्यादा सिंपल है और तुम लोग कैपेबल हो, कर सकते हो। और मैंने सारा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझा दिया, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो किसी को ऐसा नहीं ना कि प्रॉब्लम हो रहा है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को बोल सकते हो, मैं सॉल्व कर दूंगा। ऑल्दो आई थिंक यू ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट, फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर सॉल्व कर दीजिए तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को ऑनेस्टली बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इसके पहले का भी जितना प्रॉब्लम है, ये सारा ऊपर का जो था, ये सब मैंने देखो बता दिया। हालांकि मैंने करवाया नहीं है लिख के, क्योंकि फालतू में फिर टाइम वेस्ट होगा, पर मैंने समझा दिया। 1B 2B 3B मैंने समझा दिया, 4B वैसे ही है सब कुछ, ठीक है ना। तो ये सब तुम लोग कर पाओगे। सभी को समझ में आ रहा ना? एक बार प्लीज मेरे को थोड़ा सा बोल देना। तो कितने लोग है देखे, कौन कौन है? सबको समझ में आ रहा है? अफान, गोपाल, और कौन है? सूरज, प्रखर, सिमरन कहाँ गई? सिमरन चली गई। विशाल, सबको समझ में आ रहा है? सभी को, जितने भी लोग हैं सबको क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ चलो सर। ठीक है। यस किसी सर। अगर कोई भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, सर 8 का भी आ गया। 8 का भी आ गया। अच्छा एक मिनट रुकना नूजा। अगर किसी को भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम अगर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, और अगर किसी को भी उस प्रॉब्लम में डिफिकल्टी आ रहा है और अगर लगता है कि मेरे को सॉल्व करा देना चाहिए,
तो फील फ्री टू टेल मी, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे को अनम्यूट करके बोलना सर प्लीज आप करा दीजिए, हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी नूजा प्रॉब्लम नहीं का है आंसर आ गया है तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ नूजा का आंसर, और बाकी सब लोग भी नूजा के आंसर के साथ चेक करना कि सेम आया या नहीं आया। कितना है नूजा, एक बार बोलना। सर। 7 नंबर मेरा चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है, अच्छा रुको देखते अब हैं। 15:8 आ रहा है, पर अगर पॉइंट में रखे तो 1.875 हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन राइट 15:8 और यू कैन ब्रेक इट टू डेसिमल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 15:8 भी रखोगी तो इट इज गुड, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका डिनोमिनेटर मेरे को 1 ही करना है या पूरा कंप्लीट मेरे को इसको काट के डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। डेसिमल में कन्वर्ट भी कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके वजह से मार्क्स नहीं कटेगा तुम्हारा, ठीक है। तो या तो 15:8 लिखो या तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करके कुछ डेसिमल का कुछ फिगर लिख दो, दोनों ही ठीक है। तो सर एक इसका दफा समझा दी ये आंसर कैसे आया? अच्छा बता दे रहे हैं, अभी हम वेरीफाई नहीं किए हैं, 8 नंबर हम समझा दे रहे हैं। अच्छा सूरज, एक बार सूरज का आंसर ना 7 का कुछ और ही आ रहा है, एक बार बाकी सब लोग बताना, तो बाकी सबका 4 आया क्या 7 का आंसर? नूजा का फिजा का तो 4 आया, बाकी सबका कितना आया, 4 आया क्या? अगर सबका 4 आया है तो सूरज को फिर चेक करना होगा, सूरज का कुछ मिस्टेक होगा। नहीं सर, मेरा भी फुल नहीं आया। 4 नहीं आया, क्यों 4 क्यों नहीं आया? अच्छा देखो एक बार मैं फटाफट से बोल देता हूँ, टोटल एसेट कितने हैं, 7 नंबर बता रहे, ठीक है। देखो टोटल एसेट है 22,50,000, इसमें से नॉन करेंट एसेट है 16,50,000, तो माइनस करने से बैलेंस कितना आ रहा है बोलो? 4 लाख आ रहा है ना, नहीं सॉरी 6 लाख, 6 लाख। तो 6 लाख तुम्हारा क्या हो गया, करंट एसेट। अब ये करंट एसेट अगर 6 लाख का है और वर्किंग कैपिटल तुम्हारा कितना है 4,50,000, तो तुम्हारा करंट लायबिलिटी कितने का आ जाएगा बोलो, कितने का आ जाएगा? 6 लाख माइनस 450, सर आगे 1,50,000। 1,50,000 आ जाएगा ना, 6 लाख माइनस 450, 1,50,000, और फिर उसके बाद 6 लाख डिवाइडेड बाय 154, 4 इज द राइट आंसर। क्यों नहीं आ रहा था? हाँ सर सिंपल है, ठीक है। चलो 8 नंबर अब एक बार थोड़ा सा कर देते हैं। 8 नंबर में बोल रहा ना कि करंट एसेट जो है ये 3 लाख है और करंट लायबिलिटी जो है ये 1,40,000 है, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या है। 8 में बोला जा रहा है, प्रॉब्लम 8, ध्यान देना सब लोग, हाँ समझना। प्रॉब्लम नंबर 8, एक मिनट थोड़ा रुकना, तो एक मिनट रुकना। देखिए क्लास में शांतनव नहीं है, कुछ कुछ स्टूडेंट इतने मतलब चालाक है ना कि वो स्टार्टिंग में क्लास को ज्वाइन करते हैं और बीच में कभी भी लपक के निकल जाते हैं, और वो लोग को लगता है कि कितना अच्छा काम किया, कितना दिमाग का मतलब होशियारी का काम किया, सर को मतलब चकमा दे दिए या फिर बच के छुप के निकल गए। जैसे मेन क्लास में क्या होता है, फेस टू फेस क्लास में तो एक बार बच्चा जब क्लास में इन करेगा तो बीच में तो वो क्लास में से उठ के जा नहीं सकता, टीचर खड़ा है सामने पढ़ा रहा है, वो जा नहीं सकता, वो उसको पूरा क्लास जब तक कंप्लीट नहीं होता उसको बैठना ही है। ऑनलाइन में तो कोई भी चला जाता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग में सब लोग आए थे, अभी साइस्ता भी दिख नहीं रही है मेरे को, सिमरन भी दिख नहीं रही है, और शांतना में वो भी दिख नहीं रहा है। अब ये लोग पता नहीं क्या, ये लोग सोच रहे हैं कि ये जो बुद्धिमानी या जो भी चालाकी कर रहे हैं, किसके साथ वो धोखा कर रहे हैं, मेरे साथ या खुद के साथ, वो पता नहीं। इसका क्या रिजल्ट होगा वो भी वो लोग ही जाने, ठीक है। अल्टीमेटली मी एज अ टीचर आई एम डूइंग माई बेस्ट। ऑनलाइन क्लास में मेरे से जो बन पा रहा है, जितना अच्छे से हो पा रहा है, मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट के ऊपर है बाकी का चीज। अभी अगर तुम लोग अपने फ्रेंड सर्कल से पता करोगे, बाय द एंड ऑफ दिसंबर मेरा टारगेट है कि पूरा सिलेबस तुम लोग का कंप्लीट करा देना है, और मैं पूरा कोशिश करूंगा, और डेफिनेटली वो हो भी जाएगा, मैं करवा भी दूंगा विदाउट गोइंग सो फास्ट। ऐसा भी नहीं कि मुझे जल्दी जल्दी कराना है, दिसंबर तक का टारगेट लिया हुआ है तो हड़बड़ा के जैसे तैसे करके करवा दिए, नहीं। जो समझाना है वो पूरा समझाऊंगा। इवन मैं बोल सकता हूँ ओपनली कि मैं अच्छे से डिटेल में एक एक चीज को समझा समझा के आगे बढ़ूंगा और टाइम पे कंप्लीट भी करूंगा। बाय द टाइम हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तुम लोग अपने दूसरे फ्रेंड से पूछना वो लोग का सिलेबस कैसा क्या चल रहा है। अभी कोई भी टीचर उस तरीके से नहीं करा रहा, सब लोग अपने, देखो मैं कंपैरिजन नहीं करता कभी किसी से, और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत फास्ट हूँ, बहुत बेटर हूँ। हर किसी का अपना तरीका है, अपना आगे है, कोई पीछे है, वो अलग बात है। कोई फास्ट पढ़ा रहा है, कोई स्लो पढ़ा रहा है, पर मेरा बोलने का मतलब है कि मेरा जो कमिटमेंट है मैं वो ट्राई कर रहा हूँ पूरा करने का। मैं किससे आगे हूँ किससे पीछे हूँ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, पर मैंने जो तुम लोग को कमिट किया था कि हाँ मैं इस टाइम तक कंप्लीट करूंगा, मेरा अपना एक डेडलाइन था जो मैंने पहले से तुम लोग को बोल के रखा था, सेट करके रखा था, वो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा उसी टाइम तक। बीच में क्लास भले ही थोड़ा स्लो हो गया या किसी कारण से ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, जो भी हो गया, मैंने नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी, मैंने ड्यूरेशन को डबल कर दिया, मतलब हर एक क्लास में हम लोग 2 क्लास के बराबर पढ़ाई कर रहे हैं।
तुम लोग समझ रहे हो? 1.5 घंटे की जगह हम लोग 3 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 दिन बीच में किया था, उसके बाद 3 दिन कर दिया, कि अपना टाइम कंप्लीट हो। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोग मेंटली कितने रिलैक्स्ड हो जाओगे। फिर रिवीजन करना रहेगा और घर पे प्रैक्टिस करना रहेगा, पास्ट ईयर पेपर देखो, बुक का इलस्ट्रेशन देखो, जो जहां से देखना है देखो। तो हम एज अ टीचर अपने तरफ से जो बेस्ट कर सकते हैं, हम कोशिश पूरा कर रहे हैं बेस्ट करने का। उसमें थोड़ा बहुत कमी हो जाए तो अलग बात है खैर, पर हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि ऑनलाइन में भी सबको ध्यान से समझाए, एक एक से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते रहते हैं। सवाल सवाल हम लोग इसलिए पूछते हैं ताकि मेरे को पता चलता रहे कौन अटेंशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। तो इवन ऑनलाइन में भी थोड़ा बहुत हम ट्राई करते हैं कि इंटरेक्टिव बनाए क्लास को, समझाए जितना हमसे हो सकता है, मेरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से हम जो कर सकते हैं। अब बच्चे चालाकी करके छोड़ के चले जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएगा, तो फिर अल्टीमेटली फिर वही है कि टीचर के ऊपर फिर ब्लेम है। ये सब नहीं करना चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ मत करो, कंपनी अकाउंट टेक्निकल है, मैं बार-बार बोला। अब किस तरीके से बोलूँ मुझे समझ नहीं आता। खैर जो भी है, तो प्रॉब्लम नंबर 8 में देखो क्या बोला जा रहा है कि एक बिज़नेस है जिसका ना करंट एसेट जो है और करंट लायबिलिटी जो है वो कितना-कितना है पहले बता दिया। कि इसका करंट एसेट जो है वो है 3 लाख का और करंट लायबिलिटी जो है वो है 1,40,000 का। यानी ये जो है ये 3 लाख का है और ये 1,40,000 का है। ये प्रेजेंट सिचुएशन है। इसके बाद बिजनेस में एक ट्रांजैक्शन होता है। इसके बाद क्या ट्रांजैक्शन होता है ध्यान से देखना। इसके बाद कंपनी गुड्स परचेस कर रही है 20,000 का क्रेडिट में। अब अगर कंपनी गुड्स परचेस कर रही है तो कंपनी के पास स्टॉक आ रहा है 20,000 का, माल आ रहा है ना 20,000 का, तो करंट एसेट 20,000 से बढ़ जाएगा। और क्योंकि क्रेडिट में परचेस कर रही है कंपनी, तो कंपनी का क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा 20,000 से। तो यानी कि करंट लायबिलिटी भी 20,000 से बढ़ जाएगा। ये क्या है? क्रेडिटर। और ये क्या है? स्टॉक या इन्वेंट्री। तो अब नया करंट एसेट कितना हो गया और नया करंट लायबिलिटी कितना हो गया? नया करंट एसेट हो गया 3,20,000 और नया करंट लायबिलिटी हो गया 1,60,000, है ना? 1 लाख मैंने ज्यादा जीरो लगा दिया क्या? मैंने हाँ 16 लाख लिख दिया मैंने, सॉरी 16 लाख नहीं है ये ये कितना है 140 प्लस 20 160, ठीक है 1,60,000 और ये 3,20,000 तो ये न्यू करंट एसेट और न्यू करंट लायबिलिटी बन गया। ठीक है, अब अगर हम लोग को करंट रेशियो निकालना है तो ये दोनों के बेसिस पे निकालना है। तो करंट रेशियो कितना होगा बोलो? 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1,60,000 कितना आएगा? 2। इक्वल टू 2। ठीक है, नूजा का कितना आया था? नूजा का 15.8 कैसे सर आया हम नूजा? लायबिलिटी में ऐड किए थे बट एसेट पे नहीं किए थे। नहीं सर दोनों में, मैंने पहले दोनों में करना होगा। ठीक है, चलो जो भी है, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा 2 करंट। हाँ सर मेरा आया था, फिर नुजा बोले तो फिर गलत कर दिया। वाह रे मेरे भाई वाह, तुम्हारे लिए तो मतलब 10 तोप का सलामी देना होगा। नूजा जो बोल दी यूनिवर्सल फैक्ट हो गया ना। मतलब ठीक है, सी इज अ गुड स्टूडेंट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी तुम अपने आप में इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो? तुमको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा जिंदगी में गलती होगा और नूजा का जिंदगी में सही होगा? गलती हो ही सकता है किसी से भी, थोड़ा बहुत मिस्टेक हर किसी से हो जाता है, अच्छे स्टूडेंट से भी हो जाता है। और कभी कभी वीक स्टूडेंट भी सही कर देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा मत मतलब अपने आप में इतना अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो कि हम गलती कर रहे हैं हमेशा ऑल द टाइम। और तुम इतने भी वीक स्टूडेंट नहीं हो, तुम हमको लग रहा है तुम्हारा मोरल बहुत डाउन है अपने आप में। इतने अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो, समझे? अगर आंसर मैच नहीं कर रहा तो एक बार देखो क्यों नहीं मैच कर रहा है, रिव्यू करो, मेरे को बोलो कि सर मेरा तो कुछ और आ रहा है, देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, चलो जो भी है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ना टाइम तो ज्यादा है नहीं और कुछ नया क्वेश्चन लेने का। ये सीट भी तुम लोग को दिया हुआ है, इसमें काफी प्रॉब्लम्स है, तुम लोग घर पे ट्राई करना। बेसिकली इसमें करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, काफी है, देख रहे हो ना, छोटा 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 देखने का इतना लग रहा है, घबराना मत। मतलब कर पाओगे तुम लोग, सब सारा का सारा जितना भी है करंट एसेट और लिक्विड एसेट से रिलेटेड है। समझ में आया? सर ग्रुप में नहीं है स्टडी मटेरियल। तो ठीक है, हम डलवा देंगे। ठीक है, ये हम भेज देंगे। अगर नहीं है तो ये हम भिजवा देंगे, तुम लोग इसको एक एक करके ट्राई करना। और जो पहले हम कराया ना ये सब, ये और स्टार्टिंग का जो ये सब है ना 1-2 सिंपल वाला, ये सबको भी थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये सबको एक बार ट्राई करना तुम लोग, और घर पे ट्राई करना, होमवर्क करना, प्रैक्टिस देखो अपना हाथ करेगा। और ये जो अपना पार्ट है, मतलब रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि कौन सा वाला बोलो तो, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रेशियो इसके साथ ही कंप्लीट होता है। अच्छा, क्विक रेशियो का हम लोग कुछ नहीं किया ना? क्विक रेशियो का 1 मिनट रुको, क्विक रेशियो हम लोग नहीं किया ना? इसमें देखिए, क्विक रेशियो में हालांकि ऐसा कुछ है नहीं,
बस करंट एसेट में से क्या करना है, इन्वेंट्री को नहीं लेना और प्रीपेड एसेट को नहीं लेना। जैसे कि देखो ये 15 नंबर तुम लोग को दिख रहा है ना, 15 नंबर में क्या है, करंट लायबिलिटी दिया है और क्विक लायबिलिटी दिया है 5 लाख, टोटल लायबिलिटी एंड क्विक लायबिलिटी और 5 लाख एंड टोटल करंट लायबिलिटी एंड क्विक लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड आर 5 लाख। मतलब दोनों एक ही है, क्विक लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी एक ही है, ठीक है, 5 लाख। क्विक रेशियो भी दे दिया कितना, 3:1। इन्वेंट्री है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है 2,50,000। करंट एसेट और करंट रेशियो निकालना है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा ना कुछ कुछ क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दिया है, कुछ कुछ में तुमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा, कुछ कुछ में थोड़ा बहुत तुमको मे बी अपने तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़े। पर ये जितना भी छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये सब एग्जाम में 2-3 मार्क का आता है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिमाग लगाना, घर पे समझना ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार इसको फटाफट से चेक कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम कम है। तो अभी हम क्या कराए, जल्दी से हम वही सोच रहे हैं। 8 तक हो गया अपना। इसके बाद इसमें भी देखो वही बोला, नंबर 10 में क्या बोला, अ फर्म हैड करंट एसेट ऑफ ₹3 लाख, इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000 आफ्टर द पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1। देखो ध्यान से, डिटरमाइन करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट वाज मेड। समझे? चलो इसको फटाफट से ट्राई करते करने का। एक फर्म का करंट एसेट कितना है, हैड मतलब पहले कितना था, करंट एसेट 3 लाख का था, और उसमें से उसने क्या किया, करंट लायबिलिटी पे कर दिया। कितना पे कर दिया करंट लायबिलिटी, 60,000। और इसके बाद उसका करंट रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। अब अपने को बताना है कि करंट लायबिलिटी बिफोर कितना है और आफ्टर कितना है, दोनों बताना है, ठीक है। तो पहले करंट एसेट था कितना, 3 लाख का, और करंट लायबिलिटी था 60,000 का, उसने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद उसका रेशियो कितना बन गया, करंट लायबिलिटी ऑफ 60,000, ओके, आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1, ठीक है। तो इसमें तुम लोग को ना अज्यूम करना होगा, इसमें तुम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा एक्स मान के। अब कैसे इसका फ्रेम करोगे ये तुम लोग देखो। करंट लायबिलिटीज ने पेमेंट किया है, कैसे भी करके अज्यूम कर सकते हो। चलो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। कितना नंबर था ये, 15 था ना, कहाँ गया, 10 नंबर, एक मिनट। तो यहाँ पर 3 लाख का जो करंट एसेट है ये तो ऑलरेडी बता दिया है, और इसने करंट लायबिलिटी यहाँ पे किया। तो अप्रोप्रिएट एजम्पशन क्या रहेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें। करंट लायबिलिटी 60,000 इसने पे कर दिया, आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो वाज 2:1, यानी पेमेंट के बाद का ये रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से, हाँ, हालांकि टाइम बहुत कम है, देखे पता नहीं, अगर इनकम्प्लीट रह गया तो फिर नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है। फिलहाल देख लो प्रॉब्लम 10। मान लो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट मान लो एक्स है, एक्स ये क्या है, लेट मतलब अज्यूम कर रहे हैं, और आफ्टर पेमेंट जो है करंट रेशियो कितना है, 2:1, ये बोला है ना, 2:1 है, ठीक है। तो अगर आफ्टर पेमेंट करंट रेशियो 2:1 है और करंट रेशियो जो है आफ्टर पेमेंट एक्स है, तो इसका मतलब आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी बोलो तो कितना हो जाएगा, 0.5x। ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि करंट रेशियो अगर 2:1 है मतलब करंट लायबिलिटी करंट एसेट का हाफ होगा। तो अगर आफ्टर पेमेंट करंट एसेट x है तो इसका मतलब आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितना होगा, 0.5। समझ में आया, ये तीनों सबको समझ में आया। आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितना होगा, 0.5x। अब यहाँ पर देखो कि पेमेंट वो कितने का किया, पेमेंट वो किया कितने का, 60,000 का। इट पेड करंट लायबिलिटी 60,000। तो अगर पेमेंट वो 60 का किया तो बिफोर पेमेंट, ध्यान देना, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद क्लास खत्म है, ठीक है। तुम लोग सारा घर पे ट्राई करना, जितना तक कर पाओ, 2 4 5 जितना कर पाओ करना, फिर अगले क्लास में हम लोग हो करेंगे। गया। हो गया ये, चलो ठीक है, एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितना होगा, 0.5x प्लस 60,000। ऐसे करके तुमको थोड़ा दिमाग लगा के आगे बढ़ना होगा। अच्छा, बिफोर पेमेंट ये है, और करंट एसेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। बिफोर पेमेंट करंट एसेट कितना है, बताया था ना क्वेश्चन में शायद, कितना है नूजा, एक बार बता देना, इन लोग को हेल्प हो जाएगा आंसर में।
3 लाख का। बिफोर पेमेंट में लायबिलिटी आ रहा है 1,20,000